हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरविंद एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल एपी सन्स टीचिंग सेंटर। हम लोग ग्लैंड का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार ज़रूर उसको देखें। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड्स किस तरीके से काम करती हैं, उससे बढ़ने या उससे घटने से कौन कौन सी डिजीज़ हमको कॉज करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग और भी बेहतर तरीके से और भी आगे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। चलिए लेट्स प्रोसीड एंड सी आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस तरीके से काम करता है ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है, और कहाँ है ये भी जानना ज़रूरी है, किस तरीके से है, कैसे है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंगली सीखने और जानने वाले हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से समझिएगा, हमने ये कहा सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की होती है, वो होती है लीवर। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर बात किया जाए तो वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कही जाती है, या फिर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो भी लीवर ही सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कही जाती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? वो होती है थायराइड ग्लैंड। लेकिन अब अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि सबसे छोटी हमारी ग्लैंड कौन सी होती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे छोटी कौन सी होती है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड जैसा होता है ये सबसे लार्जेस्ट होती है, और ये एच शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? एच शेप की होती है, या फिर बटरफ्लाई शेप की होती है। अगर हमको समझना है, इस फिगर को देख करके हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम लोग बात करें तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये एच शेप की होती है। आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एच के जैसा लगता है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये आपको एच के जैसा दिखाई देगा। और दूसरी बात ये कि हमको ये एक बटरफ्लाई की तरह भी दिखती है, ठीक है। किसकी तरह दिखती है? एक बटरफ्लाई की भी तरह दिखाई देती है। इस वजह से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किस शेप की होती है। आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि एच शेप की कौन सी ग्लैंड होती है, तो आपका आंसर बहुत ही ईजिली होगा कि थायराइड ग्लैंड होती है जो एच शेप की होती है या फिर बटरफ्लाई शेप की होती है। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई होती हैं। एक राइट लोब जिसे और लेफ्ट लोब, ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई होती हैं। और जो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है ये इसको बीच में कनेक्ट किया जाता है इस्थमस मास के, मतलब एक मास होता है, एक तरह से समझो कि एक कनेक्टेड टूसी की तरह काम करता है। वहाँ पे कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, इसको कनेक्ट करता है। और ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर में एक तरह से डेवलपमेंट का भी काम करता है, टिश्यूज़ को बढ़ाने में इसको हेल्प करता है। अगर हम बात करें इसके हार्मोन्स की कि ये क्या क्या ऐसा हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये दो तरीके की हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ट्राई टू लिसन इट वेरी केयरफुली। हमने क्या कहा कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो दो तरीके के हार्मोन्स जो मोस्टली होती है इंपॉर्टेंट तरीके की, वो रिलीज़ करती हैं। अगर हम बात करते हैं दो तरीके की, वो कौन कौन सी हार्मोन्स है, तो नंबर 1 हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन्स। नंबर 2 हार्मोन्स है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन कौन सी हार्मोन्स होती है? पहली जो हार्मोन होती है वो होती है थायराइड हार्मोन्स, दूसरी कौन सी होती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होती हैं। और इनको मैंने किस आधार पे बेसिस पे मैंने इन दोनों को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहला भाग होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स मोस्टली जो होता है वो किस पे काम करता है? आयोडीन की वजह से काम करता है। अगर हम दूसरे वाले की बात करें कैल्सिटोनिन, तो इसमें कैल्शियम वर्ड यूज़ होता है, तो यानी कि कैल्शियम से ये रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें सबसे पहली यानी कि थायराइड हार्मोन्स की बात करें, तो ये जो थायराइड हार्मोन्स होती हैं ये दो तरीके से काम करती हैं। देखिए थायराइड हार्मोन ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होती हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये दो तरीके की होती हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला जो होता है, इसमें दो तरीके की होती है। जो पहला होता है T3, दूसरा होता है T4। जो T3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? जो दूसरा होता है उसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन बोलते हैं। जो पहला होता है उसको हम लोग T3 भी बोलते हैं, दूसरे वाले को T4 बोलते हैं। जो T3 होता है उसको हम लोग क्या है ऐसा कि इसको बोलते हैं, ये कैसे बनता है? ये जो ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन होता है इसमें आयोडीन वर्ड टर्म यूज़ होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें आयोडीन का रोल है। दूसरी बात ये कि ट्राई आयोडोथायरोनिन जो होती है वो बनती है आयोडीन की वजह से, यानी कि आपका ये जो थायरॉक्सिन होता है ना T4 जब कंपोजिशन हो जाता है, एक जगह पे कंपोजिट हो जाता है, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, एक जगह पे जब जमने लगता है, एक जगह बढ़ने लगती है उसकी मात्रा, तो वहाँ पे एक टारगेट टिश्यू के ऊपर में यही थायरॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्राई आयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके फंक्शनिंग की बात करें, अगर हम लोग थायराइड हार्मोन्स की फंक्शनिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। कैसे है? थायराइड हार्मोन जो होता है इसको हम लोग मेटाबॉलिक हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन्स को हम लोग मेटाबॉलिक हार्मोन्स बोलते हैं। ऐसा
क्यों बोला जाता है कि इसको थायराइड हार्मोन्स को मेटाबॉलिक हार्मोन्स? इनको मेटाबॉलिक हार्मोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में हो रहे मेटाबॉलिक एक्शंस को ये क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, इसमें ये अपना रोल निभाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इन दी मेटाबॉलिक एक्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में घूम रहा होगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिक एक्चुअली कुछ नहीं है। मेटाबॉलिक एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर में प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी फूड जब हम लोग इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी रिलीज करने के लिए कुछ फंक्शंस होती हैं, जिसमें वो उनकी चीज़ों को टूटना पड़ता है या फिर जैसे फूड मटेरियल्स को तोड़ना पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर कभी कभी उनको जोड़ना पड़ता है। और ये टूटना और फूटना या फिर टूटना और जुड़ना, ये जो हमारी प्रोसेस होती है इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में हीट, एनर्जी एंड कोई और भी केमिकल कंपाउंड्स बनती हैं। तो इस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो इसका मतलब देयर वुड बी समथिंग इन आवर बॉडी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग अगर बात करें तो इसके फंक्शनिंग में तो ये इस तरीके से ग्लूकोज जैसे हम लोग इंटेक करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है, टूटता है, हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी और हीट हमको प्रोवाइड करता है। यही नहीं, ये हमारे बॉडी के अंदर में ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की बात करें, इसके नाम से ही कैल्शियम टर्म आती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की बात करें तो ये कैल्सिटोनिन हमारे बॉडी के अंदर में क्या करता है, ये जो बॉडी के अंदर में जो बोन्स होता है वहाँ पे कैल्शियम को ले जाता है। कहाँ से लेके जाता है? ये हमारे बॉडी के बोन्स में कैल्शियम ब्लड से लेके जाता है। यानी ये हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड होता है उसके अंदर में कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अब क्या हो जब अगर इसका सेक्रेशन कम होने लगे हमारे बॉडी के अंदर में, तो हमारे बॉडी के अंदर में एक डिजीज़ होता है। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सी डिजीज़ होती है। जब हाइपो सेक्रेशन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर में दो तरीके की डिजीज़ होती है। पहला देखो, दो तरीके की नहीं होती है, डिजीज़ होता एक ही है लेकिन दो जगहों पे होता है। आइए हम समझते हैं कैसे दो जगहों पे होता है। इसकी बात करें तो सबसे पहला जो होता है कि उसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्या नाम है? क्रेटिनिज्म। ये क्रेटिनिज्म किस में होता है? क्रेटिनिज्म ये खास करके बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। किसकी वजह से होता है? कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स होता है इसके कम सेक्रेशन होने की वजह से, कैल्सिटोनिन के कम सेक्रेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये हमारी एक तरह से ये डिजीज़ हमको होती है। अगर हम बात करें कि क्या डिजीज़ होती है हमको, तो ये डिजीज़ जो होता है इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है हमारा, यानी कि बच्चों के अंदर में जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। और दूसरी ये होती है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होने लगता है, यानी कि उनके बॉडी के अंदर में ही चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। जैसे और भी जो केमिकल्स हैं उनकी लेवल क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। देखते हैं क्रेटिनिज्म जो होता है, क्रेटिनिज्म किस तरीके से होता है और क्या होता है। ये देखिए, ये है क्रेटिनिज्म। क्या है? क्रेटिनिज्म। इसमें देखेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि दो बच्चे किस तरीके से उसका सिर हो जाता है, मुंह इस तरीके से होता है, इसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं। एक और डिजीज़ होता है इसमें जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्जेडेमा। क्या बोलते हैं? मैग्जोडमा। और इसी को एक नाम और देते हैं मैग्जेडेमा या फिर मैग्जेडेमा क्या होता है? ये सेम डिजीज़ होती है, सेम डिजीज़ होता है। यानी इसमें भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, लेकिन ये एडल्ट के अंदर में होता है। किन के होता है? जो बड़े हो जाते हैं उनके। देखिए ये एडल्ट है, इनके साथ में ये हुआ है। इनके हेयर ड्राई हो गई हैं, कोर्स हो गया, स्पार्स हो गया है, लेटरल आईब्रोज 3 हो गई हैं, पतली हो गई हैं, इनका पीरियोबाइटल एडेमा हो गया है, इनका पफी डल फेस टाइप का दिख रहा है, ड्राई स्किन हो जाती है इनकी। तो इस तरीके की डिजीज़ हमारी देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही सिक्रीशन इनका बढ़ जाए तो क्या होने वाला है? अगर इन्हीं का सिक्रीशन ह्यूमन बॉडी के अंदर में बढ़ जाए तो डिजीज़ होता है हमको हाशीमोटोज़ डिजीज़। क्या होता है? हाशीमोटोज़ डिजीज़। देखिए बात क्या है कि जितना हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी चीज़ रहना चाहिए, अगर उससे अधिक हो जाए तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए थायराइड हार्मोन्स हैं। अब ये थायराइड हार्मोन्स अगर अधिक सेक्रेट होने लगती हैं तो प्रॉब्लम यहाँ इसलिए हो जाती है क्योंकि जब ये हार्मोन्स बढ़ जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर में तो ये एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगती है। कहती है ये कौन सा फॉरेन मटेरियल आ गया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर में एक एंटीबॉडीज़ जनरेट कर देता है। जब यही एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती है तो यही एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करना चालू कर देती हैं और थायराइड ग्लैंड को
ख़त्म करना चालू कर देती हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनको उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देती हैं, उनको कम या फिर घटाना चालू कर देती हैं। ठीक है, इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं हाशीमोटोज़ डिजीज़। क्या बोलते हैं? हाशीमोटोज़ डिजीज़। हाशीमोटोज़ डिजीज़, द इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज़ दैट अटैक एंड डैमेज थायराइड टिश्यू एंड कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि थायराइड की यहाँ पे क्या हो जाती हैं, सेक्रेशन घट जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग और भी एक चीज़ों को हम लोग एक बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे कि एक डिजीज़ और आती है जिसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉइटर। तो ये जो गॉइटर डिजीज़ होती है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। हमारे डाइट के अंदर में जब आयोडीन कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमको गॉइटर होता है। लेकिन गॉइटर का मेन रीज़न अगर हम लोग अच्छे समझने के चाहते हैं ना, तो ये जो अभी हाइपर सेक्रेशन हुआ था ना, ये जो हाशीमोटोज़ डिजीज़ हुआ है या फिर हाइपर सेक्रेशन होने की वजह से, इससे हम लोग समझ सकते हैं। जब जानते हैं क्या हुआ, सॉरी, हम लोग अगर जाने देखो कैसे, जब हाइपर सेक्रेशन हुआ हमारे बॉडी के अंदर में, तो हुआ क्या कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी। जब एंटीबॉडीज़ बनी तो उसने क्या किया कि थायराइड के ऊपर अटैक करना चालू किया। जब उसने थायराइड के ऊपर में अटैक करना चालू किया तो उसके अंदर सूजन आ गई। क्या आ गई? सूजन आ गई। और क्या होने लगा, ये जो थायराइड का सेक्रेशन हो रहा था, थायराइड हार्मोन्स का जो सेक्रेशन हो रही थी, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। वो भी जब कम हो गई, जब उनका भी लेवल कम हो गया, तो उनकी सूजन जो हो जाता है, जैसे गले में जब हो गया, तो वो गॉइटर हो गया। क्या हो गया? एक गॉइटर डिजीज़ हो गई। गॉइटर हम लोगों ने कहा कि आयोडीन की कमी से, एंड मे बी ड्यू टू दी ओवर और अंडर। देखो यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुआ है। ये जो गॉइटर होता है, मे बी ड्यू टू दी ओवर और अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। या तो थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा सेक्रेट हो रही हैं या कम हो रही हैं। देखो, ऐसा यहाँ पे सस्पेंस वाली चीज़ ही नहीं है। अगर समझो बात, अगर हाइपर सेक्रेशन हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी, थायराइड पर अटैक किया, वो सूजा और हमको गॉइटर हुआ। अब सेक्रेशन कम होने लगा, तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो हो सकता है हाइपर सेक्रेशन होने की वजह से गॉइटर हुआ, या फिर हम ये कहें कि लोअर सेक्रेशन हुआ, उसकी वजह से हमको गॉइटर हुआ। तो यानी अंडर कहो या फिर ओवर कहो, इन दोनों प्रोडक्शन के अंदर में हमारा गॉइटर हमको कॉज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब अगले ग्लैंड की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी थायरॉयड ग्लैंड एंड 4 in नंबर। इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी थायरॉयड ग्लैंड। जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके पीछे में स्थित होता है। अगर हमको फिगर देखना है तो इस वाले फिगर से हम लोग अच्छे समझ सकते हैं। ये रहा वो फिगर, देखिए 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 देखिए, ये जो आपका ये ऊपर वाला है ना फिगर, ये वाला फिगर, इस फिगर को उल्टा कर दिया गया। ठीक है, जब इसको पलट दिया गया तो ये हमारा बन गया एक पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ है? ये जो येलोविश कलर का आपको दिख रहा है, 1 2 3 and 4, ये 4 in नंबर्स में पैराथायरॉयड हमारी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इस फिगर से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी कहाँ होती हैं और कितने नंबर्स में होती हैं। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से देखते हैं और इसके बारे में जानेंगे क्या काम करता है, ये किस तरीके से फंक्शनिंग करती हैं और क्या क्या ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं। देखिए, इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी थायरॉयड ग्लैंड एंड 4 in नंबर्स पैराथायरॉयड हार्मोन्स और कॉलिप्स हार्मोन्स। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उनको 2 नाम से जाना जाता है। या तो इसको तुम बोलो, इसे डायरेक्ट बोल दो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है ये, चाहे आप इसको इस तरीके से बोल दें कि ये एक कॉलिप्स हार्मोन्स इसको बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये ना पूछे, एग्जाम में अगर ये आपसे पूछ लेता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, तो आप तुरंत खटाक से आंसर दे देंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड करता है। लेकिन आपसे वो एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलिप्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, या फिर आपसे एग्जाम में सीधे सीधे बोल दिया कि प्लीज़ डिस्क्राइब कॉलिप्स हार्मोन्स, तो आप समझेंगे नहीं कि यार कॉलिप्स हार्मोन्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स को ही कॉलिप्स हार्मोन्स कहा जाता है, अच्छे से जान लीजिएगा। होता क्या है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर में ये जो होता है, ये पैराथायरॉयड के अंदर में जो ये हार्मोन होती है, ये क्या करती है, ये भी कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी के अंदर में कंट्रोल करता है। अब आपसे फिर एक मन में डाउट आया होगा यार कि भाई कैल्शियम को कंट्रोल तो एक ऑलरेडी कर ही रहा था, कौन कर रहा था? कैल्सिटोनिन कर रहा था। कैल्सिटोनिन के बारे में अगर याद हो आप लोगों को तो अभी हमने पढ़ा कि कैल्सिटोनिन हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड के अंदर में जो कैल्शियम है उसके लेवल को डिक्रीज़ करता है, घटा करके उसी कैल्शियम को ले जा करके बोन्स के अंदर में डिपॉजिट करता है। लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है?
पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो भी पैराथायरॉयड जो हार्मोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये भी कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये हमारे ब्लड के अंदर में जो कैल्शियम है वो इनको डिक्रीज़ नहीं करती हैं, ये इनको इंक्रीज़ कर देती हैं। क्या कर देती हैं? इंक्रीज़ कर देती हैं हमारे ब्लड के अंदर लेवल में, ठीक है। और भी एक काम करता है ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी उसको भी क्या कर देते हैं, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करती हैं पैराथायरॉयड। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर हाइपो या फिर हाइपर इसका सेक्रेशन हुआ तो क्या हो सकता है। हाइपो अगर इसका सेक्रेशन हो गया, हाइपो का मतलब कम सेक्रेशन हो रहा है, अगर इसका कम सेक्रेशन होगा इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्लड है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हमारे बॉडी के अंदर में थायराइड हार्मोन जिसे हम लोग कॉलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, अगर ये सेक्रेशन कम होने लगा तो हमारे ब्लड के अंदर में जो लेवल ऑफ कैल्शियम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब कैल्शियम की मात्रा डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। फास्फोरस का जब लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर में तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर में होती है उनके अंदर में इम्बैलेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये हार्मोन्स है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स के अंदर में यानी कि ब्लड के अंदर में कैल्शियम की लेवल को बढ़ा रही थी, अब वही नहीं है। जब वही सेक्रेशन कम होने लगा तो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर में कैल्शियम कम होने लगा और फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते भी हैं हाइपो, कैल्शियम की मात्रा घट गई है तो हम उसको बोलते हैं हाइपो कैल्सिनिज्म, और जब फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर फॉस्फोनिडिज्म, ठीक है। दो टर्म्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इट कॉजेज, लेकिन इसकी वजह से जो डिजीज़ होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिटनी डिजीज़। क्या बोलते हैं? टिटनी डिजीज़। क्या बोलते हैं? टिटनी डिजीज़। इट कॉजेज टिटनी डिजीज़ दैट कॉज इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है इस डिजीज़ में, जो आपकी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अचानक से घूम जाती हैं, कहीं से मुड़ जाती हैं, आपकी उंगलियां, पैर की आपकी मसल्स मुड़ने लगते हैं, बहुत दर्द होता है, ठीक है। अगर होने लगा ये सारी चीज़ें तो समझ लीजिए आपके बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। कम सेक्रेशन हो रहा है। किसका कम सेक्रेशन हो रहा है? कॉलिप्स हार्मोन्स का सेक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टर्म भी हमने यूज़ किया है ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखिए इस फिगर से हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से ये कैल्सिटोनिन, ये आपका इसका जो सेक्रेशन कम होने लगता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये देखिए, ये भाई साहब इनका पैर, बहन जी का इनका हाथ, ये देखिए इन सब लोगों का दिक्कत कर रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें देखी हैं और भी हम लोग चीज़ों को देखते रहते हैं। अभी हाइपर सेक्रेशन, जैसे देखिए हाइपर सेक्रेशन, अगर हाइपर सेक्रेशन तो हम लोगों ने देख लिया, अब हाइपर सेक्रेशन हो जाए, अगर इसका अधिक मात्रा में, अगर इसका हमारा क्या होने लगे, अगर बहुत अधिक मात्रा में इसका सेक्रेशन होने लगे, किसका? पैराथायरॉयड का, तो क्या होगा आप बताइए क्या होगा। तो हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि भैया इंक्रीज़ हो जाएगी लेवल ऑफ कैल्शियम। तो जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड के अंदर में बढ़ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं से तो कैल्शियम लेगा, तो ये कैल्शियम कहाँ से लेगा? बोन्स से लेगा। तो बोन्स के, जब बोन्स से तो कैल्शियम ले लोगे भाई तो क्या होगा? बोन्स क्या कमज़ोर नहीं होंगी। तो इसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, यानी कि ये भी एक तरह से डिसबैलेंसिंग ही हो गया कि आपके बॉडी के अंदर में कैल्शियम लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनको हम लोग इट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड रीसॉर्प्शन। हियर इज अ वर्ड रीसॉर्प्शन, नॉट रीएब्जॉर्प्शन। हियर इज रीसॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि वो बोन्स से खींचना होता है, वापस खींचना होता है उसको, किसकी तरफ? ब्लड की तरफ, बोन्स से ब्लड की तरफ कैल्शियम को लेके जाया जा रहा है। इसी वजह से रीसॉर्प्शन का वर्ड यूज़ हुआ। ऑफ द बोन स्टार्ट्स एंड कॉज द डिजीज़। और यहाँ पे क्या होता है? बोन्स स्टार्ट्स, यहाँ पे आपको बोन्स क्या होती हैं? आपकी कमज़ोर होनी चालू हो जाती हैं और एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैसी होती है ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये हेल्दी है हमारी बोन, ये ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। और ये जब ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर हो जाता है तो आपकी बोन्स इस तरीके से हो जाती हैं, पूरी तरीके से खाली हो जाती है। देखिए यहाँ पे वाइट आपका पोर्शन है, ये अधिक मात्रा में होना चाहिए लेकिन बहुत कम करती जाती है, आपकी इस तरीके से छेद होनी चालू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर में, जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हमको जहाँ तक हमको लग रहा है आपको बहुत अच्छे से ये सेशन पसंद आया होगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज ही
आज ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट इसका पार्ट अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।